नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। जब हम बात दंगों की करते हैं, दंगों का दंश न जाने कितने सालों से देखते आ रहे हैं और तमाम राज्यों में दंगे हुए, लेकिन रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान जिस राज्य में हिंसा भड़की, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें उसके बाद बिहार सहित महाराष्ट्र की भी बात करें, गुजरात की बात करें, लेकिन जो गुजरात और महाराष्ट्र में छुटपुट हिंसा हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार में जो भी कुछ हुआ उसने कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, किसकी साजिश है और अभी तक उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लगभग 150 से ज्यादा इस मामले में फिलहाल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो बिहार और बंगाल में फिलहाल दंगे का एक हिंसक रूप दिखा और बंगाल में जो दिक्कत आई, जिन्होंने सरकारी तंत्र को हाईजैक किया, तो हिंसा का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। और सवाल यह भी है कि बंगाल से बिहार तक बवाल ही बवाल की जो तस्वीरें हैं अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। तो कौन है बिहार और बंगाल हिंसा का जिम्मेदार, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जरा जिम्मेदारों के बयान सुनेंगे। समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। बेरोजगारी पर चारों तरफ जो उनके वादे हैं 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, इन पे चुनाव लड़ेगी तो, या फिर लद्दाख में जिस तरह जमीन कब्जा कर लिया चीन ने, उस पर चुनाव लड़ेगी। तो बेशर्मी की तरह एक सुनियोजित साजिश रची भाजपा और उसके संगठन पूरे देश में दंगे करा रहे, खासतौर से उन राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य नहीं है। तो हिंसा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता है, कानून का राज स्थापित होना चाहिए और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जब हम सजा मिलने की बात करते हैं, सजा दिलाने की बात करते हैं, तो किसकी सजा मिलेगी और उससे पहले किन किन लोगों को चिन्हित किया है जिन पर कार्रवाई होगी। तो आखिर जिम्मेदार कौन है और किस तरीके की साजिश रची है, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी हैं। आलोक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ चंचल कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। रजनीकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। रजनीकांत जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल आलोक वर्मा जी, कुल मिलाकर के महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार, इनमें रामनवमी के दिन किस तरीके से शोभा यात्रा को लेकर के हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की जो खबरें आई, दंगों का दंश हुआ, सबने देखा। गुजरात में और महाराष्ट्र में स्थिति उतनी नहीं आई जितनी नजर पश्चिम बंगाल और बिहार में आई। फिलहाल किस तरीके से, अब आपको क्या लगता है कि लगातार किस तरीके से सरकार अब कार्रवाई कर रही है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आलोक जी आपसे चाहूंगा। बताने की जरूरत नहीं है बिहार में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके के नीतीश कुमार के सपने और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पब होने जा रहे हैं, उसके पीछे वही कुछ है और आप भी इसे अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां दंगा नहीं होता, पूरा देश करीब करीब शांत रहता है। लेकिन जो लोग हसीन सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, अभी तो तस्वीर भी नीतीश कुमार की आई है, पर्दे के पीछे जो स्क्रीन चल रहा है उसमें लाल किले की तस्वीर है, टोपी पहने हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं। अरे साहब, सपना देखिए ठीक बात है, लेकिन जिस समय बिहार चल रहा है, एक कहावत मुझे आलोक भाई याद आ रही थी, जब रोम चल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तकरीबन वही कुछ हमको बिहार में दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार का बिहार चल रहा है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो फेल हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास रोजा अफ्तार में जाने का समय मिल जाता है, वक्त मिल जाता है। तो साफ दिख रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या बोल रही है, किस तरीके की बात। अच्छा चलिए, कौन क्या बोल रहा है आलोक जी, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उल्टा लटका दिया जाएगा जो दोषी हैं, दोषियों को चिन्हित
किया गया है क्या पहले उस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? और जो महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में जो भी कुछ हुआ उन लोगों को भी चिन्हित किया, जब चिन्हित करेंगे तभी सजा देंगी। इनको इस्तीफा देना चाहिए मुझे लगता है। नीतीश कुमार से अगर बिहार संभल नहीं रहा है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल को संभाल नहीं पा रही हैं, तो निश्चित रूप से इनको इस्तीफा देना चाहिए। बेवजह की बात करके किसी और के ऊपर दोषारोपण करके एक शेर मुझे याद आ रहा है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे रहजनों से गरज नहीं। तो आपने जिम्मेदारी ली है ना, बिहार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और दोनों राज्य हिंसा में झुलस रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। अमित शाह जी ने जो कहा केंद्रीय, चलिए जवाबदेही कितनी और कितनी अपनी जिम्मेदारी कौन समझ रहा है। चंचल जी, इस पूरे सिनेरियो को देखा, अब हालात हालांकि सामान्य नजर आ रहे हैं, थोड़े थोड़े सामान्य हो रहे हैं कहा जा सकता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो तंत्र है जो सरकारी, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जरा मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा चंचल जी। आलोक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास इनका बस एक सिस्टम है कि कभी मुद्दों की बात नहीं करते, ये बस केवल चाहते हैं। आप देखिए लोकसभा का चुनाव आ रहा है और ये पूरे देश में आप विश्वास करिए, और जहां जहां इनकी सरकारें नहीं होंगी, ये साजिश के तहत साजिशन ये लगातार उस पर काम करेंगे। और इसी का उदाहरण है, आप अगर देखिए बंगाल से जो खबरें आ रही हैं, जो बिहार से जो खबरें आ रही हैं, इन लोगों के द्वारा जो शोभा यात्रा मुस्लिम बस्तियों में जानबूझ करके ऐसे जगहों पे निकाला जा रहा है जहां पे खुद ब खुद दंगा हो सके, जहां पर कराया जा सके, ये सिस्टमेटिक प्लान वे में काम करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं तो बिहार की सरकार को धन्यवाद करूं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको टैकल किया है, और पश्चिम बंगाल के लोग भी टैकल कर रहे हैं। इनका चेहरा जो है आम जनमानस में आ जाएगा। दूसरी बात, इनके यहाँ तो सिस्टम है, जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई। इनके यहाँ ये जो यहाँ होड़ लगी रहती है कि जो जितने जहर बोल सकता है वो उतना बड़ा भाजपा का नेता बन जाता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था प्रज्ञा ठाकुर साहब की, मैं देख रहा था कि वो जो है कह रही कि अपने घरों में तलवार और चाकू रखो, और अगर तलवार नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम चाकू इतना बड़ा रखो कि जिससे जो है कि आप समय आने पे तुम बड़े काम कर सको। सोचिए क्या लोग देश को किस दिशा में लेके आना चाहते हैं। आज नौजवान पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का जो आपने वादा किया उसका क्या हुआ। आज नौजवान पूछ रहा है जो किसानों की जो आय जो दुगनी करने की बात आपने कही थी, उसकी लागत दोगुनी हो गई। आपने वादा किया था कि 2022 तक अमृत जो काल मनाएगा हिंदुस्तान, अमृत काल में हर गरीब को 2022 तक पक्का मकान मिल जाएगा। पक्का मकान ही नहीं मिलेगा, हर मकान में नल होगी, नल में जल होगा, बाल्टी होगी, मग होगा, ना जाने क्या क्या जुमलेबाजी। और उसके अलावा आपने वादा किया था, आज किसानों की लागत दोगुनी हो गई, और आपने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे। आज मैं देखता हूं, भाषण सुनता हूं। चलिए ये तमाम सुनिए, मैं आप ही के पास एक सवाल जवाब लेकर के आ रहा हूं, चुनावी मुद्दों पर नहीं। इस वक्त जो माहौल है, जो स्थिति है, आपने पश्चिम बंगाल को स्थिति को लेकर के कहा कि नियंत्रण में कर लिया, लेकिन सवाल ये चंचल जी, आप ही से बड़ी जिम्मेदारी के साथ सवाल कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है, राम पर पथराव किया जा रहा है, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं, कितने लोगों को चिन्हित किया गया, और आप कह रहे हैं स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। मैंने आलोक जी बताया आपको कि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे पूरी, खैर आने वाले समय में सारी चीजें सामने आपके आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी देखिए बिहार का मैटर था तमिलनाडु वाले केस में, पूरा का पूरा खुलासा हुआ कि नहीं खुलासा हुआ। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत एक पत्रकार को किस तरीके से पूरे देश में जो है बिहारी और क्या नाम है दक्षिण भारतीय को लेकर के दंगा फैलाने की कोशिश की, और उसका सारा का सारा मामला आपके सामने आ गया। और देखिए मैं तो धन्यवाद करता हूं कम से कम दोनों सरकारों का कि जिस तरीके से जो है एक ऐसे पत्रकार को जो सरेआम आग लगा रहा था, जो हिंदू मुसलमान और जो क्षेत्र को लेकर के खाई पैदा करना चाहता था, उसको जेल में डाला। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरेआम जेल में डालना चाहिए, और ऐसी सजा उनको मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत भी ना कर पाए वो। लेकिन बिल्कुल सवाल तो यही है, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मैटर में दंगे जो है उससे किसी का हित नहीं होने वाला, किसी बात करें तो अहित ही होगा। बड़ी बात यह है, मैं रजनीकांत जी आपके पास आ रहा हूं। रजनीकांत जी, जो हालात हैं अब धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहे हैं, लेकिन रामनवमी के दौरान जो शोभा यात्रा निकाली गई, उस दौरान जो तस्वीर नजर आई है, जिसका दंगों का दंश भी किस तरीके से देखने को मिला, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने बेघर हो गए हैं, व्यापारी जो हैं वो उनका व्यापार छिन गया, यानी कि जो अब दिनचर्या है जो वो पूरी तरीके से उलट पुलट गई है। आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं और कहां पर फेल्योर मानते हैं? चाहे मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, चाहे मैं बिहार को लेकर के बात करूं। देखिए एक चीज तो
बहुत स्पष्ट है कि जब चुनाव का समय नजदीक आता है इस तरह की घटनाएं देश में होने लगती हैं। एक हमें राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ रहा है कि आजकल बॉर्डर पे तनाव बहुत है, तो क्या पता करो देश में चुनाव तो नहीं है। तो चुनाव के समय ये प्रायोजित तरीके से मैंने उत्तर प्रदेश का 2013 भी देखा है। और ये जो दंगे हैं, जो अभी एक बात आती है ना कि रामनवमी की जुलूस निकालनी है, तो उसका एक रूट बनना चाहिए, किधर से शांतिपूर्वक निकल जाए, कैसे निकल जाए, जो लोग निकाल रहे हैं उनको एक प्रयास करना चाहिए। ये सब कुछ नहीं, निकाल लिया और दंगा भड़क गया। और दंगा भड़काने में अब मैं कोई जज तो हूं नहीं कि उस पर जजमेंट दे दूं, लेकिन ये चीजें क्लियर हैं आपके निगाह में और जनमानस की निगाह में। दंगा कैसे होता है? दंगा प्रायोजित होता है, दंगा प्रायोजित करके कराया जाता है। कोई हिंदू मुसलमान दंगा करना नहीं चाहता, इसको लोग कराते हैं दंगा। तो बताइए, आज अब खुल के बताइए जनता को कि कौन करा रहा है, क्या मंशा हो सकती है, बताइए। आपको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय वोटों का समीकरण है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है, ये सारी बातें इस तरह की होती रही हैं और इस पर विराम लगना चाहिए। चाहे वो नीतीश की सरकार हो, चाहे ममता की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ, इसकी पे सख्त कार्रवाई। जो चिन्हित करने की बात करते हैं वो चिन्हित की जांच करें। अभी सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये दंगा कैसे हुआ, इसको कौन लोगों ने कराया, एकदम क्लियर। आलोक वर्मा जी, देखिए अब निष्पक्ष जांच की बात की जा रही है, लेकिन जैसा कि रजनीकांत जी ने भी कहा, आरएलडी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें हैं उनका कहीं ना कहीं फेल्योर साफ तौर पर सामने आया, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश में तो वहां पर धार्मिक इतने प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहां तो इस तरह की कोई तस्वीर नहीं है, सब काम बड़ी शुचिता के साथ निपट जाता है। तो क्या राज्य सरकारों को वहां से कुछ अब ये मॉडल लेना चाहिए क्या? जी हाँ, आलोक जी से मेरे सवाल, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो दंगाई हैं उनको पता है योगी जी का समय है और क्या कुछ कर लेंगे। जब पिछली बार कुछ लोगों ने दंगा करने की कोशिश की तो हमने क्या किया उनको अच्छी तरीके से मालूम। पिछले 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और अखिलेश यादव जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 500 दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में। और यही अखिलेश यादव जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो हालात वही हो जाते हैं जो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में होते हैं। अब आप लोग सत्ता में खुद ही आ गए हो, उत्तर प्रदेश को किस तरीके से बदला है। आज दंगाइयों का हाल क्या है, आज भ्रष्टाचारियों का हाल क्या है, आज जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते थे वो आज कहाँ है, अपराधी कहाँ है, जो संगठन बना के अपराध करते थे उनकी दशा क्या है। अतीक अहमद जैसे लोगों की, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की, डीपी यादव जैसे लोगों की आज कहाँ पर है ये? तो उत्तर प्रदेश जिस रास्ते में, अरे और भी लंबी फहरिस्त है, आप चैनल पे बोल भी नहीं पाएंगे, मुझे पता है। वो आप अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारे पास तो पूरी फहरिस्त है और पिछले 5-6 साल का जो इतिहास उत्तर प्रदेश का है वो अपने आप में बताता है ना। मेरे पास तो आपके कामों का हिसाब है और अपना जो 5-6 साल में हुआ है उसका भी जवाब है। मुझे लगता है आप जवाब नहीं दे पाएंगे ना इस मंच पर बैठ करके और न जब जनता के बीच जा रहे हैं। 2014 से कभी जवाब दे पाए आप? 2014 में आप हारे, 17 में आप हारे, 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ तब भी आप हारे, 2022 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, बहुत सारे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ थे, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? अगर उत्तर प्रदेश जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है तो इसलिए खड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल के रखी है। अरे बिहार बदल के रखी है पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर। मुझे लगता है बिहार बंगाल पे करिए, जो भी इस तरीके के लोग होंगे जी। चलिए आलोक जी, आपने अपनी यूपी की बात कर ली, लेकिन अगर बिहार की मैं बात करूं, बिहार में जो हालात और जो तस्वीर नजर आ रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल को लेकर के, मैं जरा इस पर टिप्पणी चाहूंगा चंचल जी की। चंचल जी, लगातार देखिए ये बात सामने उठ रही कि योगी मॉडल है वो भी अन्य राज्यों को कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। देखिए आलोक जी, मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है और ये झूठ की ट्रेनिंग बहुत सिस्टमेटिक दी जाती है। इनके यहाँ बड़े बड़े नेता इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं कि सोचिए नहीं आप। मैंने बताया ना कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज के समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, फेक डिग्री, और इसके अलावा आप सोचिए हम लोग चैनल में बैठे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी सरेआम सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, कहते हैं 86 में 56, 86 में जब उनसे कहा गया टेबल करिए, जो इसके ऑथेंटिकेशन की बात की गई तो वो नहीं कर पाए। तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये बड़का झूठा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है और ये इनको घमंड है सत्ता का। मैं आपको बताता हूं, आप अगर ये कहते हो कि हम हारे चुनाव
तो अरे भाई, चुनाव में जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया, आपको जनादेश दिया है, आप जनता ने विपक्ष बैठाने के लिए बोला, हम विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन आपका जो घमंड हमारे लिए अच्छा है। आप आलोक वर्मा जी, आप ये कतई मत भूलिए, आप भी चुनाव हारे हो, 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, अभी क्यों भूल जाते हो? तो इसका मतलब अगर चुनाव आप भी हारे हो, हम भी हारे हैं, तो इसमें अलग क्या है भाई मेरे? आप इसका मतलब आप गुंडागर्दी करो। अब आपने इतनी हारे डिफाइन कर दी, चलिए बालाजी का ये ना कहने लगे कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। चलिए मैं जल्दी से हमें और भी मेहमान जुड़ गए। आज के समय में क्या आलोक जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो बात है इनके, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, आज के समय में बद से बदतर हालात है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आज अगर प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री अडानी के बारे में बोल दीजिए, तो कहते हैं कि हमने हर घर नल योजना से 6 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। लोकसभा में बोलते हैं, अगले दिन ही बोलते हैं कि हमने हर घर नल योजना से 11 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। 5 करोड़ एक दिन में झूठ बोलते हैं। तो इनके झूठ की लंबी फहरिस्त है। और मैं बता दूं, आज के समय में दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कोई खरीद रहा है, हिंदुस्तान की आम जनता खरीद रही है। इनके ऊपर जब आम जनता की बात करते हैं, बिहार और बंगाल हिंसा का आखिर मास्टरमाइंड कौन है, मैं इस पर भी बात करूंगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। इनसे अगर पूछा जाए क्या 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने कही थी, आज वो रोजगार कहां है? पकौड़ा तलने को रोजगार बोलते हो आप? अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। क्या 100 दिन के अंदर काला धन की बात करने वाले लोग थे? क्या आज बात करते हो? आप बताओ, आदर्श ग्राम की बात करी आपने, क्या आदर्श ग्राम का आज नाम लेना चाहते हो? तमाम सारे ऐसे मामले लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से मुखर, जिनके जवाब लेना बाकी है। अब मेरे साथ शैलेंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस। शैलेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आप राजनीतिक दलों की बात सुन रहे थे, बवाल ही बवाल खड़े हुए कई सवाल, और इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है और किस तरीके की साजिश है? सवाल यह कि जब कांग्रेस की बात की जाती है, आपके अध्यक्ष साहब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि जब जब बीजेपी कमजोर होने लगती है तब तक दंगे कराने लगती है। जरा इस पर बयान पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, अगर उनके बयान पर कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है, हाँ, तो मेरा उस सवाल पर एक ही सवाल है, या ये मान लीजिए कि उस सवाल पर जो बवाल मच रहा है उस पर एक ही जो है उत्तर है, या एक ही उसकी समीक्षा है कि सरकार किसके हाथ में है, किस तरह के लोग सरकार को गवर्न कर रहे हैं, उन्हें किस तरह का कार्यक्रम सूट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मन की बात है, प्रधानमंत्री जी पूरे मन की बात करते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, इसका मतलब वो मन को समझते होंगे। तो जब मन की बात करते हैं, मन समझते हैं, तो भाई जब उनका मन है बात करने का या कोई बात रखने का, तो दूसरों के मन की भी बात सुन लें, उनको भी अपनी मन की बात करने दें, रखने दें, तभी तो बात बनता है। एक ही तरफ से मन की बात चलती है, ये तो डिक्टेटरशिप हुई ना। ये तो साफ साफ बात है कि आप इतनी देर से डिबेट कर रहे हो, आपने मुझे मौका दिया कि नहीं दिया? दिया ना, तभी तो आप अच्छे जो है एंकर और अच्छे पत्रकार माने जाएंगे, जब आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका देंगे। यहाँ आज की तारीख में लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है उसका चीरहरण हो रहा है। हमारे भाजपा के साथी अभी बहुत प्यार से कह रहे थे कि आप हारे, आप हारे, आप हारे। अरे आप 1956 से हार रहे हो, आज 2-4 जो है चुनाव जीत गए हो, तो आप ऐसे उछल रहे हो जैसे मेढक बरसात में कर पर करता है, वैसे उछल रहे हो। उसमें स्थितियां ऐसी हैं, चुनाव जीतना हारना एक प्रक्रिया है। चुनाव होंगे, चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष की भी उतनी ही अहम भूमिका है। सवाल ये कि आलोक वर्मा जी, लगातार विपक्ष देखिए अब सवाल उठा रहा है, और जब कमजोर होने लगती तो दंगे भड़काती है, ये सीधा सीधा आरोप लगा। जरा इस सवाल पर चाहूंगा जरा आपकी प्रतिक्रिया। और दूसरों के मन की बात कब सुनेंगे, ये भी सवाल है। जी आलोक जी, जो भाई साहब कह रहे थे उसे मैं बड़े गौर से सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी देश के मन की बात सुनते हैं, इसलिए 2014 और 2019 लगातार जीते हैं। 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, उसे भी हम तीसरी बार जीतेंगे।
समझा। फिर आगे वहीं पे। मन की बात सुन रहे हैं, लोगों के मन की बात सुन रहे हैं, लोगों आलोक भाई, लोगों जी, जी, को अपने मन सुनेंगे, की बात सुनेंगे। कह रहे हैं और लोगों के मन की बात ही सुन रहे हैं। अरे साहब, चुनाव क्या है? चुनाव लोगों के मन की बात ही तो है, लिटमस टेस्ट ही तो है। 5 साल में आपने क्या काम किया, जनता ने उस काम को समझा कि नहीं समझा। आप मंच पे बैठ के कुछ भी बोल दीजिए, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, हम तो उसी बात पर वोट मांगते हैं। आप तो दंगे के नाम पर चीजों को आगे बढ़ाते हैं, हम तो बात ही यही करते हैं, हम तो विकास की बात करते हैं। आम आदमी का जीवन कितना बदला, नौजवानों को रोजगार कितना मिला, उद्योगपति किसी इलाके में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आलोक जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आलोक जी, पहली सवाल इसलिए उठ रहा है, सवाल इसीलिए विपक्ष भी सवाल पूछता है। ये सब बातें और ये सब सवाल जब विकास की बातें होती हैं तब मुझे सवाल पूछने में भी बहुत अच्छा लगता है और आप जैसे प्रवक्ताओं को विकास की बातें करने में, जवाब देने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चुनाव आते आते ये तस्वीर बदल जाती है, तब उसके बाद किस तरीके से वैमनस्यकरण आ जाता है, जाति धर्म आ जाता है चुनाव के पहले। इतना विरोधाभास क्यों है? ये जो तमाशे खड़े हुए हैं जी, ये जो दंगे हो रहे हैं, किन इलाकों में हो रहे हैं? उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं ना, उन्हीं राजनीतिक पार्टियां जहां पर है जो जाति जमात की बात करती हैं, उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है? जाति जमात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश ही तो हो रही है और उन्हीं इलाकों में दंगे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जो आदर्श है वही नीतीश कुमार ले यानी कि जो नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं उसमें भी आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। मतलब जब नीतीश जी आपके साथ थे तब बहुत अच्छा था वहां पे, तब कोई हिंसा नहीं होती थी, तब इस तरीके के मामले सामने नहीं आए थे। इसका मतलब तो ये हुआ। आलोक जी, मेरा सवाल यही है कि जब नीतीश आपके साथ थे, तब वहां पर सब हालात सामान्य थे, तब सब कुछ राम राज्य था क्या? जरा देखिए ना, समझने की कोशिश भी तो कीजिए। नहीं, मुझे नहीं, आप विपक्ष को भी जवाब दीजिए। मैं तो समझ गया जो समझना था। सबको मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जिस समय बिहार में दंगा भड़का हुआ है, उस समय नीतीश कुमार टोपी लगाकर एक ऐसे मंच पर बैठे हैं जिसके पीछे लाल किले की तस्वीर उभर रही है। क्या बताता है? बस इसी बात से आपको दिक्कत है? इसी बात से दिक्कत है क्या? अरे नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सपने देख रहे हैं, उन सपनों में जो रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिन तरीकों से कर रहे हैं, हमें उस बात से एतराज है। देखिए, मुद्दों पर बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे मुंबई मामले में भी किस तरीके से जो बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार थे जो कपड़े बदल रहे थे, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि दंगों का दंश जिसने झेला उसको लेकर के आगे किस तरीके की परिणति होनी चाहिए और चर्चा इस पर होनी चाहिए। स्वस्थ डिबेट वही कहलाती है। आलोक जी, आलोक भाई, भारत के गृह मंत्री ने कहा जी, 2024 और 2025 पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां साथ दें और जो तय है। बात आ गई ना धूप मिल के चुनाव को लेकर के, यही तो विपक्ष आरोप लगाता है कि आप लोग 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। चैलेंज जल्दी से अपनी बात रखिए। हर बात घूम फिर के चुनाव पर ही क्यों आ जाती है सारी चीजें? तभी फिर वहां पर निष्क्रियण की राजनीति भी होती है। जल्दी से शैलेंज जी। हाँ, देखिए, इतने दिन से राजधानी में इतने सालों से चीजें चली आ रही हैं। अभी राजधानी में बीते दिनों रामनवमी के दिन राजधानी में प्रतिष्ठित जगह पर बवाल हुआ, बलवा हो, दंगा हो, ठीक-ठाक जगह। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जहाँ इतना सख्त कानून है, थोड़े चाबुक चल रहे हैं, बताया जाता है कि कानून व्यवस्था जो है वो इंटरनेशनल सुधार उसमें आ गया है, विकास हो गया है, तो अभी दंगा हुआ है। सड़क पर मोटरसाइकिल से चलता हुआ आदमी गिरा और मर गया, ऐसा विकास है। कितनी अच्छी सड़क थी। मिलाकर के ये जो यहाँ बैठ करके हमारे साथी आज ये बताना चाह रहे हैं कि राम राज्य है, तो भैया जनता है, अभी उसका मन आपकी तरफ है तो आपको कर रही है। जैसे उसका मन बदलेगा वो बदल जाएगी। उस वक्त आप बताएंगे मैंने अच्छा काम किया था, जनता समझ नहीं पाई और ये सब, क्योंकि जनता ने 10 साल लगातार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के रखा है। 10 वर्ष विकास की जो परिणति, जो निर्माण के लिए चले थे, निर्माण की बात कर रहे थे, निर्माण की बात हम भी करते हैं।
सभी पार्टियां करती हैं। जी आज जिनकी सरकार है वो भी कर रहे हैं। जी चलिए, जिसकी हम सरकार है रात- लेकिन अन्य राज्य भी अब इस एक तरीके से सेकंड, सराहना एक कर रहे हैं। ठीक सेकंड, है जी, शैलेंद्र जी जरा एक चंचल जी सेकंड, को भी एक सुनेंगे सेकंड। जल्दी से। बस एक अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं चंचल जी का वर्सन लूंगा जल्दी से। राष्ट्र निर्माण में हम जिस तरह से काम कर रहे थे वो हमारी काम की योजना थी कि हम 4-1 के मसाले से राष्ट्र निर्माण कर रहे थे। आज जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है वो 10-1 के मसाले से हो रहा है। अब हमको विपक्ष में जिम्मेदारी मिली है कि देखना है जी जनता बिल्कुल, यही तो हम करप्शन चाहते को हैं। देख रही विपक्ष थी। की अगर भूमिका है तो अपनी आवाज को बुलंद करिए और जनता के हितों के साथ मिलकर के आवाज उठाइए। ये भी विपक्ष के लोकतंत्र में सशक्त भूमिका है जिसका आपको हमसे ज्यादा बेहतर ज्ञान होगा। चलिए चंचल जी, लगातार बीजेपी के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है और वो कहते भी इस बात को लेकर के बड़ी उत्साहित है कि योगी मॉडल की किस तरीके से सराहना हो रही है। देखिए पंजाब में भी सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि अगर योगी मॉडल अगर होता, योगी जी होते तो ये घटना ना होती। देखिए कर्नाटक के सीएम ने भी किस तरीके से तारीफ करी है। तो ये चीजें बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश अभी किस तरीके से सेफ है। 1-2 घटनाएं सी होती हैं लेकिन फिर भी अन्य राज्यों की अगर मैं तुलना करूं तो हालात और तस्वीर कुछ अपनी अलग कहानी बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो आलोक जी, सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने सबसे पहले तो आलोक भाई के जवाब देता हूं मैं। इन्होंने कहा कि लाल किले का पीछे पोस्टर लगा हुआ था। इनको पोस्टर से भी आपत्ति आती है। अगर कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का लाल किले का पीछे पोस्टर लगा करके किसी की फोटो लगा, आपत्ति हो जाएगी। आपको याद होगा 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक फेक मतलब एक पोस्टर बना करके पीछे भाषण दे रहे थे। आपको याद होगा, बहुत बड़ा वायरल हुआ था उस समय इस लेकर के, सेम टाइमिंग थी। तो इनको उस बात का दिक्कत नहीं है। आज के समय में अगर आज आम जनता जब इनसे सवाल पूछती है मूलभूत मुद्दों के ऊपर, तो फिर ये बगले झांकने लगते हैं। इनसे अगर पूछा जाए, आज बताओ, जिस आप 400 रुपए गैस सिलेंडर को लेकर के आप रोड पे जो है दंगा मचाते थे, दंगा करते थे, आज वो भाई साहब 1200 रुपए मिल रहा है। शायद आलोक भाई के घर में 400-500 को मिल रहा होगा। इसलिए नहीं बोलने वाले हैं। इनको नहीं पता चलेगा गरीबी क्या चीज होती है, आम आदमी के दुख क्या चीज है। तो भाई चूंकि सत्ता में बैठे हैं। दूसरी बात यह है, आज इस समय डीजल पेट्रोल किसान की जो आय लागत है ना, अभी आपको बताऊं कि मेरा ख्याल 2100 रुपए समर्थन मूल्य गेहूं का हुआ है अभी। और आप सोचो अभी आटा जब खरीदने जाओ तो 40 से 45 रुपए मिल रहा है। ये बिचौलिए जो खा रहे हैं, इसके ऊपर इनको रणनीति बनाने के बजाय, इसके ऊपर काम करने के बजाय ये लोग केवल बस दंगा और हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, अजान, इसके अलावा कोई बात ही नहीं कर पाती। इन सारे मुद्दों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी मैं आलोक वर्मा जी से सवाल लूंगा। लेकिन मैं रजनीकांत जी आपके पास आ रहा हूं। घूम फिर के बाद जब मैं हिंसा के मास्टरमाइंड की बात करता हूं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, इसके पीछे कौन कौन लोगों का हाथ हो सकता है, षड्यंत्रकारियों को किस तरीके से चिन्हित किया गया है, तो सवाल अन्य मुद्दों पर आ जाते हैं। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि किस तरीके से अब आप कार्रवाई चाहते हैं, खास करके जिन जिन राज्यों में ये दंगा भड़का है। देखिए, पहली चीज तो आपने कहा कि मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट फेल हो गई। हाँ। ये मैंने नहीं कहा था कि नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट फेल हो गई। मैंने ये सवाल नहीं करा, मैंने ये सवाल किया था बीजेपी से, बल्कि मैंने काउंटर सवाल किया था कि जब वो तारीफों के पुलगिराम जो वर्तमान सरकार की, तो मैंने आलोक वर्मा जी से सवाल किया कि जब आपके साथ, जब उनकी सरकार थी बीजेपी के साथ, तब सब अच्छा था सब कुछ, तब ये सवाल था मैंने। जी, ये दंगे जो हैं, जी दंगे जो हैं ये प्रायोजित दंगे हैं और ये चुनाव के पहले कराए हुए दंगे हैं। मैंने ये कहा था और अभी मैं कह रहा हूं कि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और गिरफ्तारी से इसकी ये क्लियर हो जाएगा कि ये कौन लोग हैं और बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि ये दंगे हुए कैसे, क्योंकि किसी को प्रायोजित कैसे हुआ, किसने कराया, ये नाम लेना मुश्किल होगा अभी, क्योंकि ये एक जांच और एक का विषय है। लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि ये दंगे जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं वो इसमें काफी अग्रसर रहते हैं, मौका खोजते हैं कि रामनवमी आवे, दशहरा आवे, कुछ ऐसी चीज आवे, मुहर्रम आए, तो इसमें हम अपना काम करें। ये चीजें शुरू हो गई हैं और ये 24 नहीं, अगर शुरू हो गई हैं तो राज्य सरकारें जहां पर है तो उनकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब वो राज्य सरकारें फेले हो रहे हैं या तो अब वो देखिए कोई चीज जब एक जैसे मान लीजिए हमें मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसकी जिम्मेदारी है फिर? जैसे एक बार कोई घटना घटी तो उसमें पहुंचने में, कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है। दंगे कंट्रोल हुए, जबकि यहीं देखिए जब दंगे, बहुत सारे दंगे अगर कोई 2-4 दिन चल गए तो मान लीजिए को एकदम प्रायोजित हैं, वो कंट्रोल सरकार कराती है, नहीं कर पाती। लेकिन अगर दंगे कंट्रोल हो गई तो निश्चित है कि सरकार दंगे को रोक ले। और अब इसमें जो भी भागीदार हैं, जो पकड़े गए, उनसे क्लियरेंस होगा और ये खुलेगा। और मैं आज फिर एक बात सभी राजनीतिक पार्टियों से कि ये चीजें बहुत गलत हैं
वोट के लिए दंगे कराना, वोट के लिए दंगों के बीच में जाना। और आप आलोक जी की एक बात है कि प्रधानमंत्री का सपना देखना, अरे भाई प्रधानमंत्री का सपना क्या मोदी जी के लिए एकदम पेटेंट है, वही देखेंगे? बहुत लोग देखेंगे, जो भी विपक्ष में लड़ रहे हैं बैठेंगे सुनेंगे। नीतीश कुमार देख सकते हैं, तेजस्वी देख सकते हैं, कोई देख सकता है, राहुल देख सकते हैं, कोई बैठा जो राजनीति कर रहा हो देख सकता है। उसमें आपको क्या बुराई है कि लाल किले का फोटो लगा लिया तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं? अरे जिसने आयोजन किया प्रोग्राम को वहां लाल किले का फोटो लगा दिया। ये सब छोटी बातें हैं, आप बड़ी बात करो ना। आप नौकरी की बात करो, आप जो कहे थे उसकी बात करो, आप महंगाई कम करने की बात करो, आप उस पर कोई चर्चा नहीं करते जी। आप उस पर कोई चर्चा आलोक नहीं जी, करते। आपने आप जरा केवल सुन लिए होंगे, भटकाते आपके पास तमाम सारे सवालों के जवाब मेरे हैं सवाल। देने के लिए। जल्दी से फिर अब मैं ले लूं, फिर उसके बाद में शैलेंद्र जी के पास आऊंगा। हमें बिल्कुल एतराज नहीं हाँ, कि कोई सपना देख रहा है भारत का प्रधानमंत्री। सपना नहीं बनना चाह रहा है, अरे नहीं बनना चाहेगा। साहब, सपना अरे क्या साहब, होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति होने का सपना देखिए। नहीं प्रधानमंत्री लेकिन बनने जब का रोम सपना चल रहा नहीं हो, देख रहा है, बनना लेकिन जब चाहता है। रोम चल रहा आपको हो, क्या प्रॉब्लम है आप बताओ? रोम चल रहा हो, अरे पहले सुन तो लीजिए। क्या आप सुन बोल लें? रहे थे, आपकी मैं बेकार बोल की रहा। बातें सुन लें। आप कोई, मैं जो राजनीति करता हूं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहेगा, क्या गलत है? आप बताओ बहस करने का कि कोई बहस फोटो करने का लगा के बन तरीका जाएगा होता है लाल किले का? जनाब। विषय बहस से करने का भटकाइए एक मत। तरीका होता है जनाब। सही विषय आप पे आइए अपनी बात जनाब। कहिए, मैं अपनी बात कहूंगा। सही विषय आपके पे मन आइए, की सही बात नहीं विषय पे। करने जा रहा हूं मैं। तो बहस करने का एक तरीका देखिए, समझिए। आप सलीका किसी सीख लो मीडिया यार। मंच पर बैठे हैं, हाँ। ये सलीका आपको भी आना चाहिए। आपने जो बात कही है उसका जवाब भी सुनिए। दीजिए ना जवाब, लेकिन आप सपना क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हो जब बनना चाहते हैं, ये बोलो ना। व्हाट मीन सपना? आलोक भाई ने ये बात कही, आलोक भाई ने ये बात कही, मैंने भी यही बात कही ना कि पीछे आप तस्वीर लगा रहे हैं साहब। कब लगा रहे हैं? उस समय लगा रहे हैं जब बिहार के अलग अलग शहरों में दंगा भड़का हुआ है। उस समय आप जो रोजा आज अफ्तार कर सत्ता रहे हैं, में जो लोग बैठे हैं बड़े बड़े, आलोक भाई आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के उनके ऊपर चार्जेस हैं। तो गलत को गलत कहना सीखिए। अब आप दंगे की बात नहीं करो तो अच्छा है क्योंकि यार। बिहार भी आपका है, बिहार भी आपका इसी देश का हिस्सा है। जिन घरों में आग लगी है वो भी हमारे ही घर हैं। आप राजनीतिक सपना देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान लेकर के घरों में आग लगा करके घरों में आग लगाने वाले लोग चिंता करने लगे वो आज। बिहार में जाके दंगे में बात प्रचार कर रहे हैं कि पूर्ण सरकार बनाओ मेरी, मैं दंगा रोक लूंगा। अभी क्यों गृह मंत्री हैं, क्या भेज दिया, क्यों नहीं कोशिश किया? चलिए शैलेंद्र जी, देखिए बहुत देर से चर्चा चल रही है। मैं चाह रहा था कि कुछ तथ्य निकल करके आए, कुछ चीजें निकल करके आए, कुछ सुझाव निकल करके आए। मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र जी, हिंसा करने वालों का कोई भी जाति कोई धर्म नहीं होता है। कानून का डंडा सब पर चलना चाहिए, चोट कानून की लगनी चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। चर्चा इस पर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। शैलेंद्र जी, आर यू एग्री विद मी? देखिए, जो बात अभी आपने कही, हाँ, उसमें 16 आने दम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मगर समस्या इस बात की है, आज जो सरकार है वो आगे फोड़ देती है, चश्मा दान करती है और फिर उसमें अपना जो है सह लेती है। ये बहुत गंभीर समस्या है। आप राजधानी में अभी बीते दिनों जो झगड़ा हुआ है, दंगा जिसे आप कह रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि वो तुरंत का है, साजिश है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको देश की तरक्की चाहिए तो आप धर्म की राजनीति करिए, राजनीतिक धर्म निभाइए और धर्म से राजनीति करिए। आप राम से सीखिए, राम की राजनीति कर रहे हैं तो राम का नाम लेते हैं तो राम से सीखिए। राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे। क्यों भाई? देश को गुमराह, देश को केवल और केवल गुमराह करना है। आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, आलोक जी यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं बिहार पर। क्यों भाई? आप उत्तर प्रदेश की बात करो ना। जब देश की बात होगी तो देश वाला बात होगी। अभी तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। इसी तरह से जब भारतीय जनता पार्टी से कहा जाता है कि जनता बुखार में मर रही है तो तुरंत पानी छोड़ देते हैं, बाढ़ आ जाती है, देखो भैया बाढ़ आ गई। अब आदमी कंफ्यूज है कि पहले अपना बाढ़ से बचे कि बुखार से बचे। वो स्थिति पैदा करने में तो फिलहाल इसका फिर ब्रह्मास्त्र फिर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए? चंचल जी, मैं तो आपसे सुझाव चाहूंगा कि आप दे सुझाव। देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा आज वो लोग दंगा की बात कर रहे हैं जिनको खुद हमारे
पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म निभाइए, दंगे के ऊपर उन्होंने कहा राजधर्म निभाइए। आज वो लोग देश को मैसेज दे रहे हैं कि हम जो है हमारे समय में दंगा नहीं होता है। और आप सोचिए, ये तो वो लोग हैं जो बिल्किस बानो जिसके परिवार के कई लोगों का हत्या हो गई, हत्या के बाद बलात्कार किया और उसको जो है अच्छे संस्कार की वजह से बाहर लेके आ गए और उनका सम्मान कराया, इन लोगों ने सम्मान समारोह कराया। आज वो लोग बताइए, नैतिकता के आधार पर ये लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। कम से कम सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आप जो ये मैसेज दे रहे हैं उस जनता में क्या मैसेज जाएगा। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो है ये इनका डिवाइड एंड रूल, ये जातियों को जातियों में लाने का काम करते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ने का काम करते हैं, धर्म को धर्म से लड़ने का काम करते हैं। इनका बस एक एजेंडा है, एन किन प्रकरण सत्ता हमें मिलती रहे, लोगों को बांटते रहो, राज करते रहो। अंग्रेजों की नीति पर चलने का काम करते हैं ये लोग। अब अगर इनसे पूछा जाए, हमारे आलोक भाई बैठे हैं, ईमानदारी से पूछ लूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदर्श गांव गोद लिया था उस गांव का क्या नाम था, ये बता नहीं पाएंगे, ये बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब आज के समय अगर इनसे पूछा जाए, जिस स्मार्ट शहर में बैठा हूं लखनऊ के अंदर, कोई ऐसा रोड उठा के देख लो जो जिसमें गड्ढे ना हो, और ये हर साल गड्ढा मुक्त करते हैं। ये भ्रष्टाचार का पर्याय सरकार है, चाहे यहाँ की सरकार चाहे वहां की सरकार हो। आलोक जी, अब इस सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए जो सवाल चंचल जी ने पूछे। लेकिन ये कि शुक्र है यूपी अन्य राज्यों से इस वक्त अगर तुलना करें तो कहीं ना कहीं बेहतर है, आप मानते हैं कि नहीं? उस बात का जवाब आलोक वर्मा जी। अब ये मुझे लगता है कि ये सही जवाब तो चंचल जी को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश क्या हालात है, किस तरीके की सड़कें हैं, पानी बिजली की किस तरीके की व्यवस्था है, समाजवादी पार्टी के समय में भी देखे। मैंने तो पूछा पिछले 6 सालों में हमने क्या किया, मैंने सवाल क्या पूछा, और हमने जो वादा किया था एक एक वादा पूरा किया है। अरे आप बता दीजिए ना, आदर्श गांव का नाम बता दीजिए जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और बाकी तो मंत्रियों की बात ही छोड़ दो आप। आलोक भाई और जो लोगों ने सांसदों ने गांव गोद लिए थे उन गांव के भूल जाओ आप। केवल प्रधानमंत्री जी ने जो 2 गांव के नाम लिए थे, गोद लिए थे, उन गांव के नाम बता दो आप नहीं बता पाओगे, मुझे पता है आप नहीं बता पाओगे। मुझे ये मालूम है कि जो आदर्श गांव के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री लिए थे वो नाम आपको नहीं पता होंगे, ये मैं जानता हूँ। आज जो आपने 100 स्मार्ट शहर बनाने की बात करी थी, वो स्मार्ट शहर कहाँ है, किस हालात में? आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई परिवार नहीं जो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा इतनी महंगी है दोस्त, बच्चों को पढ़ाना दूभर हो गया है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। किसी भी इंसान की 15 से 20 हजार रुपए सैलरी है, वो आदमी 20% के लिए खर्च कर दे रहा है पैसे, केवल वो अपने जो है गैस सिलेंडर के लिए खर्च कर दे रहा है। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास तो वही सत्ता में बैठे हो, आपके घर सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा है, आपको डीजल पेट्रोल 30 रुपए में मिल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आप तो भाई आप सत्ताभोगी लोग हो। और आप सोचिए पूरे हिंदुस्तान में, आप मुझे बता दीजिए जो हाईटेक जो भाजपा मुख्यालय सबकी बात हो गई, की चीजों की बात हो गई, लेकिन दंगों का दंश जिस तरीके से बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है, उन पर चर्चा कौन करेगा? किस किस को चिन्हित किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? और बड़ी बात आलोक जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिलहाल अगर बात करें तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरीके से जारी है, उल्टा लटका दिया जाएगा, सब कुछ इस तरीके की बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर आपको क्या लगता है कि आप राज्य सरकारों से किस तरीके की उम्मीद करते हैं? आलोक जी, सुनियोजित प्रोग्राम है, क्यों ये आरोप लग रहा है, क्यों ये आरोप लग रहा है? देश के गृह मंत्री का सवाल लग रहा है, पूरा प्लान में काम बड़ी हुआ है, जिम्मेदारी के साथ। जी जी आलोक जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सवाल का जवाब आलोक भाई कैसे समझाएंगे? बाजार ना बने तब मैं थोड़ा जवाब दूं। बिहार में नीतीश कुमार का शासन है, नीतीश कुमार का प्रशासन है, जिम्मेदारी उनकी है। दंगा क्यों भड़का? आप बेवजह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां से इसमें आ जाती है सीन में? अरे आपके इलाके में दंगा हो रहा है, आप जो है जब अलग अलग शहरों में दंगा हो रहा है तब आप मंच पे बैठ के रोजा अवतार कर रहे हैं, तो जवाब यही भारतीय जनता पार्टी देगी। पश्चिम बंगाल में दंगा हो रहा है, बम फेंका जा रहा है शहरों में, और जवाब यही भारतीय जनता पार्टी की होगी। और ये हमारे बुद्धिमान बिहार में ये बुद्धिमान बिहार में नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, प्रवक्ता बैठे हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। अरे साहब जी शैलेंद्र जी एक सवाल करना चाह रहे हैं। शैलेंद्र जी अपनी बात रखिए जल्दी से, आलोक जी आपके सवाल का जवाब देंगे जल्दी से, समय बहुत कम है। शैलेंद्र जी भाई बड़ी सफाई से उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार की सरकार वहाँ जिम्मेदार है, और उत्तर प्रदेश में गंवार की सरकार जिम्मेदार होगी। कौन गंवार है यहाँ पर? तो सरकार में कौन है? उसे यहाँ पिछली सरकार जिम्मेदार हो जाती है, और जब इनके ऊपर कोई बात आती है
70 साल के नेहरू जी जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ये लोग हैं जो आज के समय में बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। यही तो हम लोग समझना चाह रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। नहीं कुछ बोलिए। आलोक भाई जी 70 साल की जिम्मेदारी भरा जवाब कौन देता है? अरे क्या बोल रहे हैं? अरे आप सोचो ना क्या बोल रहे हैं। अरे आलोक भाई आप पत्रकार रहे भाई हैं, बहनों आपने पत्रकारिता की है बहुत देर तक, आपको पता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आप जहां बेहतर तक समझ मैं सकते हैं। समझ रहा हूं, आज पैनल में पत्रकार जुड़ गए, तो मेरा सवाल ये है कि रजनीकांत जी आपसे, आप बेहतर इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। लगातार पत्रकारों का भी पैनल है, इसमें पत्रकार भी हैं, लेकिन जो विपक्षी एकता भी इस पैनल में नजर आ रही है, इसको थर्ड फ्रंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर के जैसा आप बात करते कि बात घूम फिर के चुनावी दौर की आ ही जाती है 2024 को लेकर के कहीं ना कहीं, इसीलिए सब सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं आज। हाँ देखिए, ये सुर में सुर मिलाने की बात नहीं। हाँ। ये जो चीजें सत्य हैं कि ये दंगे कैसे हुए, तो ये दंगे निश्चित चुनाव से रिलेटेड है, ये पक्का है। क्योंकि आम जनता का मन दूसरी जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगाना है, जातिवाद पर ले जाना है, हिंदू मुसलमान करना है, इस तरह के प्रायोजित काम अब शुरू हो गए क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। ये मेरा क्लियर कट बात है। दूसरी हमारा कहना यह है कि ये चीजें बहुत गंदी हैं और हर सरकार को, जिस प्रदेश में भी जो सरकार है, वो तत्काल इस पर अब निगरानी रखिए। धोखा हो गया, चलिए थोड़ा टाइम लगा, कुछ हुआ, लेकिन कंट्रोल हो जी। लेकिन अब आइंदे ये काम ना हो, इसके लिए अब विपक्ष की सरकारों को तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा जी कि इस तरह के ये हरकतें होती रहेंगी, क्योंकि महंगाई से, बेरोजगारी से, नौकरियों से, गड्ढे से, सड़क से, जिस बीआरटी का ये नहीं आकलन है कि 15 दिन में गड्ढा मुक्त कर देंगे, बिना सोचे कह देना है, वो कुछ भी काम कर देंगे। तो इस तरीके की बातों से मन भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें होंगी। महंगाई के मुद्दे से मन भटकाया जाएगा। चलिए, कहीं ना कहीं असल मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड में जल्दी से सर अपनी बात रखिए, जल्दी से आप रखना चाहिए, जल्दी से। हाँ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल द्वारा एक मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है। हाँ, ठीक। मोदी का फोटो लगा के 500 साल बाद राम मंदिर, 70 साल बाद 370 धारा खत्म, 70 साल बाद सीएए, 72 साल बाद 3 तलाक, 34 साल बाद नई शिक्षा नीति, 22 साल के इंतजार के बाद राफेल। चलिए, ये फॉरवर्डेड मैसेज हो सकता है, अभी वायरल भी हो, ठीक है, जनता पहुंच जाएगी। लेकिन मुद्दा ये होना चाहिए कि इंसानियत पर बात होनी चाहिए, और इंसानियत किस तरीके से शर्मसार हुई है पश्चिम बंगाल में और बिहार में साफ तौर पर देखी गई है, और दंगों का दंश सबने देखा है। इस तरीके की आने वाले समय में घटनाओं की पुनरावृत्ति हरगिज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं अपना एक सेट करना चाहिए काम का मुद्दा। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी, चंचल जी आपका भी, रजनीकांत कृष्णा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।